ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो मैट्रिक क्लास का जो मॉडल पेपर है, इसके अंदर क्या है कि जो है वो मैट्रिक क्लास के इंग्लिश के मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एसएससी पार्ट 2 के। और इसमें सेक्शन ए हमारा 20% होता है, सेक्शन बी हमारा 40% और सेक्शन सी हमारा 40%। इसके अंदर न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न का मॉडल पेपर है ये। 2023 के जो एग्जाम्स होंगे, एनुअल बोर्ड एग्जाम जो 8 मई से शुरू हो रहे हैं, वो उसी मॉडल पेपर से होंगे। ठीक है, क्लास 10 के लिए साइंस ग्रुप का आपका जो ग्रुप है उसका मॉडल पेपर है। तो क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1 तो हमारा होता है एमसीक्यूज, क्वेश्चन 2 हमारा होता है क्वेश्चन आंसर, वो तो नोट से याद होता है। अभी क्वेश्चन 3 से जो है वो मेन सवाल स्टार्ट हो रहा है, डू एज डायरेक्टेड। जो मुश्किल चीज़ें होती है ना, ग्रामर वगैरह ये सब स्टार्ट हो रही है। तो डू एज डायरेक्टेड है, फर्स्ट है यूज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन यूज़ करना है। ही सक्सीडेड डैश गेटिंग वॉट ही वॉन्टेड, क्या होगा? यस, ही सक्सीडेड इन गेटिंग वॉट ही वॉन्टेड, वो कामयाब हो गया उस चीज़ को हासिल करने में जो उसको चाहिए था। सक्सीडेड के साथ इन आएगा। ठीक है। बी है द शॉप डज नॉट हैव द टॉय आई वॉज लुकिंग डैश, आई वॉज लुकिंग फॉर। बिल्कुल, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। तो जो खिलौना मैं तलाश कर रहा था वो उस दुकान में नहीं था। तो फर्स्ट में इन आ गया हमारे पास, सेकंड में हमारे पास क्या आ गया भाई? फॉर आ गया। क्लियर? ये प्रेपोजिशन फिक्स कर दिया। लुक फॉर, लुकिंग एट नहीं होगा, लुक फॉर होगा, तलाश करना। लुक एट मतलब होता है देखना। ठीक है। आर्टिकल यूज़ करना है क्वेश्चन 2 में, ए एन दा लगाना है। दिस इज डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है ना बच्चों ये मोस्ट, तो फिर द आ जाएगा। आई वॉन्ट डैश एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, एन एप्पल, क्योंकि एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा वाउल है। समझ में आ गया सबको? ये आगे बढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे सारे ग्रामर को। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा है चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, कुछ भी। 3 क्वेश्चंस दिए गए, तीनों को सॉल्व करते हैं। पहला है वेयर डिड दे स्पेंड ऑल द मनी, WH इंटरोगेटिव है तो वेयर को वैसे ही छोड़ देंगे, वेयर। उसके बाद डिड दे स्पेंड, तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब में, तो डिड वॉज वर्ब में चेंज होता है। तो वेयर, अच्छा ऑल द मनी है ना, तो ऑल द मनी के साथ क्या लगेगा? ऑल द मनी इज स्टोलन, तो ऑल द मनी के साथ सिंगुलर ही आता है। तो वेयर वॉज ऑल द मनी, इसके बाद स्पेंड के थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पेंट बाय देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये WH इंटरोगेटिव वॉइस हमने पढ़ा था, ये वहाँ से है। वेयर वॉज ऑल द मनी स्पेंड बाय देम। इसके बाद बी है द कारपेंटर मेक्स अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल, तो द कारपेंटर ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये हमारा पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्या हो जाएगा? अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल है ना भाई, इज MR में चेंज होगा। इज मेक्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड बाय, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा क्या? द कारपेंटर। क्लियर है भाई? पढ़ा भाई, ये तो आसान चीज़ है। उसके बाद सी, ही विल कन्वे माई इंपॉर्टेंट मैसेज टू हिम। देखो बेटा, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, मतलब, और उसके बाद कॉन्वे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माई इंपॉर्टेंट मैसेज ऑब्जेक्ट, और टू हिम एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड तो छोड़ दो ऐसे। सबसे पहले आप क्या उठा कर लेकर आ जाओ बच्चों? ऑब्जेक्ट उठा कर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माई इंपॉर्टेंट मैसेज। उसके बाद टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, तो विल या शैल को क्या करते हैं? विल बी शैल बी। तो माई इंपॉर्टेंट मैसेज विल बी, कॉन्वे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉन्वेड, कॉन्वेड बाय हिम। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉन्वेड बाय हिम, अच्छा टू हिम। सही है, सही रहेगा। अजीब सा लग रहा है बट सही है कि माई इंपॉर्टेंट मैसेज विल बी कॉन्वेड बाय हिम टू हिम, क्योंकि बाई एक तो ये बाय हिम और एक वहाँ से टू हिम। क्लियर है? ईजी था ना भाई? पढ़ा भाई, ये कर लेते हैं। उसमें तो यही नहीं आएंगे बेटा, कुछ और भी आ सकते हैं। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि हमने पढ़ा हुआ है मॉडल पेपर में सारी चीज़ों को। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन। तो 4 क्वेश्चन देखते हैं, नरेशन जो हमने पढ़ा है उससे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अब इसमें सेम 9 क्लास में जैसा था ये वैसा ही है शायद, 9 वाला ही, पता नहीं पैसेज भी क्या पता वही नहीं डालते होगा, देख लेते हैं अभी। तो ये पूरा 9 वाला ही है। ही सेज टू देम यू आर डूइंग योर वर्क, तो क्या हो जाएगा ये? ही टेल्स देम दैट, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? दे, टेंस चेंज नहीं करेंगे,
सेज आया है, देखो यहाँ पर सेज आ गया। तो दे आर डूइंग, उसके बाद योर क्या है, सेकंड पर्सन, ही से चेंज हो जाएगा तो हिज हो जाएगा ना। क्लियर है सबको, फुल स्टॉप को मसला। बी देखो बड़ा आसान है, शी सेड फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो ये भी असर्टिव हो गया, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मसला क्या, सॉरी यस, यू सेकंड पर्सन है, देम से चेंज होगा, यस देयर होगा, सही कह रहे हो, ओके। उसके पास बी आ जाता है, शी सेड, अच्छा यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये चेंज नहीं होगा। शी सेड दैट, पूरा ऐसे ही रहेगा। फिश कैन नॉट, फिश कुड नॉट नहीं करना, कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। सेड को टोल्ड नहीं बनाते हैं, सेड टू को टोल्ड बनाते हैं, सही है ये। फिश कैन नॉट, फिश कुड नॉट नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। अब देखो सी में इन्होंने क्या किया हुआ है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, जिसको डायरेक्ट बनाना है। जैसे वो नवेद कह रहे थे कि भाई ये वाला करने, सीखा नहीं हमने, बट ये आसान, इसको हम कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आ गया मॉडल पेपर में सी ऑप्शन में, इनडायरेक्ट आया, इसको डायरेक्ट बनाना है। देखो दे एक्सक्लेम दैट दोस मैंगोज वर वेरी स्वीट। अच्छा इसमें गलती उन्होंने की है, उन्होंने गलती, मैं उसको सही कर दे रहा हूँ, दे एक्सक्लेम नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था दे सेड दैट, अब सही है ये, दैट दोज मैंगोज वर वेरी स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सही है। अब दोज है, तो दोज असल में होगा क्या, ये शुरू में दीज, तो दीज मैंगोज, उसके बाद वर लगा हुआ है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट, तो इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में लेकर जाएंगे। तो दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, समझ में आ गया। तो हमने क्या कर दिया, इसको पैटर्न उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब इसी को आप दोबारा लेकर जाओ तो दोबारा ये बन जाएगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी है ना, तो इसमें रिवर्स कर दिया हमने। डी क्या है, शी सेड टू हिम, डिड यू सी द स्नेक इन द कंपाउंड ऑफ दिस हाउस, इंटरोगेटिव है और कन्फर्मेटिव है, तो शी सेड टू हिम है, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड हिम, कॉमा यहाँ पे लगा होगा ना, कॉमा लगेगा, कॉमा उन्होंने लिखा नहीं है, भूल गए, कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, इफ लगेगा, और डिड कहाँ जाएगा, यू के बाद, यू सेकंड पर्सन, ही, इफ ही, डिड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इफ ही हैड, सी के थर्ड फॉर्म, सीन द स्नेक इन द कंपाउंड ऑफ दिस हाउस, क्या हो जाएगा, दैट हाउस, और लास्ट में फुल स्टॉप। इजी है, मुश्किल तो नहीं है ना भाई, आसान है, कोई मसला। समझ में आ गया सबको, कुछ पूछना है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। इसको देख लें आप, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में क्या होगा हमारे पास के सेंटेंसेस को चेंज करना है जैसे जैसे वो कह रहे हैं उसमें ना, जैसे चेंज इनटू असर्टिव है, जो कह रहे हैं वो कर देना है आपको, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ए है, डिड ही गो देयर इन हिज मदर्स एब्सेंस, चेंज इनटू असर्टिव, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव बनाना है, तो क्या बन जाएगा इसका, डिड ही गो के बजाय क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का बना हुआ है ना ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है असर्टिव में, तो ही डिड ही गो लिखा हुआ है तो यहाँ डिड हट जाएगा ये, और फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, ही वेंट देयर इन हिज मदर्स एब्सेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर देना, ठीक है। बी क्या है, गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द मूनलिट नाइट, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस, बस आर की जगह क्या लगा देना, विल बी, तो उससे डायरेक्ट मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, समझ में आ गया ना सबको, हो गया ये फ्यूचर कंटिन्यूअस को मसला। सी है, हैज इट बीन ड्रिजलिंग सिंस नून, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो सी में क्या हो गया, हैज इट बीन ड्रिजलिंग सिंस नून, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बस क्या करना है, हैज के बजाय क्या कर देना है इसको, हो गया, समझ में आ गया, इजी। नेक्स्ट है, थर्स्टी क्रोस डज नॉट फ्लाई हेयर एंड देयर, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, थर्स्टी क्रो
डज नॉट फ्लाई, तो बस ये डज नॉट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। डज थर्स्टी क्लो फ्लाई हेयर एंड देयर, उसके बाद लास्ट में कर लोगे खुद, ईजी है। लास्ट है, नेक्स्ट है आई हैव सो मैनी ऑरेंजेस, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। आई हैव सो मैनी ऑरेंजेस, तो क्या हो जाएगा, हैव क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव आई सो मैनी ऑरेंजेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी नेगेटिव बनाना है, सॉरी नेगेटिव बनाना है, तो क्या आई हैव नॉट सो मैनी ऑरेंजेस, सही है, बस नॉट लग जाएगा। एफ में क्या है, पंक्चुएट करना है बेटा, पंक्चुएट में क्या करना होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब लगाना होता है, पंक्चुएशन भी आएगा, तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो वहाँ पर मैं आपको पंक्चुएशन सिखा दूंगा क्लास में, परेशान मत होना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। नाउ इट इज़ माई टर्न सेड ही टू देम, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज के, ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच होगा इसके अंदर, इसको हम क्या कर देंगे, कॉमन सेलेक्ट कर देंगे। सही समझ में आ गया सबको, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किस में आता है, इन्वर्ट कॉमा लगा दिया, लास्ट में हमेशा क्या आएगा, फुल स्टॉप। नाउ इट इज़ माई टर्न, अब मैंने आपको बताया था नाउ एक एडवर्ब है, एडवर्ब जब जुमले के स्टार्ट में आता है तो हमेशा क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद कॉमा। अगर ये एंड में आता है ना, अगर इस तरह से होता है इट इज़ माई टर्न नाउ, तो नहीं लिखते कुछ भी, लेकिन नाउ इट इज़ माई टर्न, जैसे नाउ आई एम टीचिंग यू, तो नाउ के बाद कॉमा लगेगा। मैंने आपको बताया था उसमें कि जब भी स्टार्ट में आता है ना एडवर्ब, तो उस वक्त कॉमा लगा देते हैं, तो नाउ के बाद कॉमा लग गया, तो ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इधर पे कॉमा, एक फुल स्टॉप, ये लगाना है, ये पंक्चुएशन कहलाती है। कि पंक्चुएशन लेस आपको एक सेंटेंस दिया होता है एंड यू हैव टू अप्लाई पंक्चुएशन टू इट। क्लियर है, समझ में आ गया सारे, कैसे हो रहा है। देखो ये सब सवालात अलग आएंगे पेपर में, चेंज आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आपको बस समझना है कि यार चीज़ अगर चेंज हो भी गए तो हम इसको कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, गिव प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स दीजिए फला एक वर्ड को, रेलेवेंट एक वर्ड है, इसको प्रीफिक्स देना। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, दो वर्ड्स होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स किसको कहते हैं बेटा, साबिका, और सफिक्स किसको कहते हैं, लाहिका। जो शुरू में लगता है जुमले के वो प्रीफिक्स है, जो बाद में लगता है वो सफिक्स है। तो रेलेवेंट के शुरू में एक वर्ड लगा के एक नया वर्ड बना दें, यस, इररेलेवेंट, बिल्कुल सही। रेलेवेंट मतलब जो मुनासिब हो, इररेलेवेंट जो गैर मुनासिब हो, इर लग गया इसके साथ, तो ये हमारा इसका अपोजिट एक बन गया। वंडर, वंडर के आगे एक वर्ड लगाए, एक नया वर्ड बनाए, तो वंडर, ईजी, समझ में आया सबको कैसे हुआ ये। राइट, होमोफोन ऑफ, होमोफोन किसे कहते हैं, होमो मतलब होता है सेम, और फोन के मतलब होते हैं साउंड, सेम साउंड वाले वर्ड। एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट का दूसरा वर्ड जो एक्सेप्ट की तरह लिखा जाता हो, बोला जाता हो, EXCEPT, एक्सेप्ट। दोनों के देखो ये होमोफोन्स होते हैं, दोनों के मीनिंग हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन बोला दोनों को एक्सेप्ट जाता है। इसके मतलब होता है कबूल करना, और नीचे वाला एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, इसके अलावा। सही है, तो ये होमोफोन कहा जाए तो उसी के जैसा मिलता जुलता, उसी के साउंड का एक वर्ड दूसरा लिख देना है, ठीक है। जैसा सेल लिखा हुआ है SELL सेल, और आपसे बोला इसका होमोफोन लिखो तो CELL सेल, इस तरह और बहुत सारे हो सकते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे होमोफोन्स होते हैं, रटना नहीं है, वो कॉमन सेंस है बेटा, आपको याद होगा पहले से, वैसे रटने की चीज़ नहीं है कोई मसला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कल मैंने आपको सिखाया था ना, इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो देखो आते हैं ना, वो हर साल आते हैं। देखो ये हमारे पास 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा ये, आई हैव लर्न दिस लेसन बिफोर। अब ये बिफोर क्या है, बिफोर को चलो थोड़ी देर के लिए सोचो, बाकी करते हैं। शी टोल्ड मी द सेम स्टोरी ट्वाइस, चलो ट्वाइस के भी छोड़ो अगर मुश्किल लग रहा है तो। थर्ड, शी टॉक्ड वेरी माइल्डली, ये तो आसान है, एडवर्ब है, LY आ गया है। ही वॉज ऑर्डर टू स्टैंड स्टिल, हेयर, हेयर आ गया तो एडवर्ब हो गया। दे आर पार्टली रॉन्ग इन दिस मैटर, पार्टली आ गया तो एडवर्ब हो गया। सही है। अब आ जाओ वापस ऊपर दो में, ट्वाइस, अगर से LY नहीं आ रहा है, बट ये भी सारे एडवर्ब भी दे दिए क्या, ये भी एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है ये, बिकॉज ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वंस, ट्वाइस, थराइस, डेली, वीकली, ईयरली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो ट्वाइस भी एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब भी दे दिया। और आई थिंक बिफोर भी यहाँ पर हमारे पास आई हैव,
एक मिनट, अच्छा हाँ, इन्होंने एडवर्ब, असल में इन्होंने क्वेश्चन ही लिखा है इंडिकेट द काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट लाइन एंड वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस एडवर्ब, तो उन्होंने एडवर्ब भी सारे दे दिए, मतलब वो मतलब एक सॉल्व करके बता रहे हैं कि ये सारे एडवर्ब में आपको इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को और बताना है, ऐसा आता नहीं है वरना अलग अलग आते हैं, ये सारे एडवर्ब है, जो कि वो कह रहे हैं कि ये एडवर्ब है सारे, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे एडवर्ब, तो ये सारे एडवर्ब आ गए इसमें, तो इन्होंने एक तरह से ऐसा होता नहीं है, उसमें आपको बताना पड़ता है अलग अलग, जैसे कलम बता रहे, कलम ने एक्सरसाइज किया, तो वही मैं कह रहा हूँ सारे एडवर्ब क्यों आ रहे हैं इसमें, ठीक। तभी मैंने ना छोड़ के मैं आगे बढ़ गया, मैंने बोला नीचे वाला तो एडवर्ब है, ऊपर वाला बाद में देखेंगे, सारे एडवर्ब कैसे हो सकते, तो ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 देखें, क्वेश्चन 5 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी, और सिंधी में तो करेंगे, सिंपल सी बात है, उर्दू में करेंगे, तो उर्दू में आप ट्रांसलेट करेंगे, यस। तो द एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो एनवायरनमेंट के मतलब होता है माहौल, ठीक है, और सराउंडिंग मतलब होता है इर्द गिर्द या गिरदोनवा, ठीक है, या इर्द गिर्द कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो गिरदोनवा, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म, किसी की ऑर्गेनिज्म किसको कह सकते हैं, गैर जानदार या जानदार कोई चीज़, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म मखलूक को कह सकते हैं या फिर जानदार को कह सकते हैं, ठीक है, जानदार ज़्यादा इजी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं। तो एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि माहौल जानदार का गिरदोनवा होता है, ठीक है, तो माहौल जानदार का गिरदोनवा होता है या इसकी सराउंडिंग होती है। द एनवायरनमेंट in which an organism lives is made up of various components like air, water, land, etc. The environment, वो माहौल जिसमें एक जानदार रहता है, एक जानदार रहता है, तो क्या लिखा हुआ आगे, इज़ मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब चीज़ों से, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना होता है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना होता है। अब जैसा कि लाइक मतलब जैसे कि यहाँ पर एयर है तो हवा, कौमा पानी और नहीं ज़मीन और ETC मतलब वगैरह। These components are found in fixed proportions. Proportion क्या मतलब होता है, तनासुब, रेशो मतलब, तो ये चीज़ें पाई जाती हैं ख़ास तनासुब में, या ये चीज़ें एक ख़ास तनासुब में पाई जाती हैं, ये चीज़ें ख़ास तनासुब में पाई जाती हैं। टू क्रिएट अ हारमोनियस बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, हारमोनियस बैलेंस मतलब होता है हमआहंगी या तवाज़ुन, ताकि वो एक तवाज़ुन कायम कर सके माहौल में, पाई जाती हैं ताकि वो माहौल में एक तवाज़ुन कायम कर सकें। हारमोनियस बैलेंस मतलब तवाज़ुन या तख्लीक कर सकें। फॉर द ऑर्गेनिज्म सोलिक्विन, जिनमें जानदार रहें या रह सकें, ठीक है। आगे कह रहे हैं एनी काइंड ऑफ अनडिज़ायरेबल एंड अनवांटेड चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, किसी भी किस्म की, या किसी भी तरह की, किसी भी किस्म की, एनी काइंड ऑफ किसी भी किस्म की, अनडिज़ायरेबल जिसकी चाहत ना हो, किसी किस्म की अनचाही, अनचाही मतलब अनडिज़ायरेबल जिसकी चाहत ना हो, अनचाही एंड अनवांटेड, वैसे अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड तो सेम ही होता है, जिसकी चाहत ना हो, अनवांटेड जिसकी ख्वाहिश ना हो, बस एक ही वर्ड लिख देते हैं पूरे के लिए। अनचाही चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, किसी भी किस्म की अनचाही तब्दीली इन चीज़ों के
तनासुब में, तनासुब मतलब प्रोपोर्शन, तनासुब में, कैन बी टर्म्ड एज पॉल्यूशन, उनको कहा जाता है या उनको कहा, कैन बी टर्म्स, उनको कहा जा सकता है, क्या उनको कहा जा सकता है, पॉल्यूशन मतलब आलूदगी, उनको आलूदगी कहा जा सकता है। दिस इशू इज़ इंक्रीजिंग विथ एवरी पासिंग ईयर, इशू मतलब मसला, ये मसला हर एवरी पासिंग ईयर, पासिंग ईयर मतलब गुजरते हुए सालों के साथ बढ़ता जा रहा है, ये मसला हर गुजरते हुए सालों के साथ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता जा रहा है, पासिंग ईयर गुजरते हुए सालों के साथ। इट इज़ एन इशू दैट क्रिएट्स, ये एक ऐसा मामला है, ये एक ऐसा मामला है दैट क्रिएट्स, जो पैदा करता है, जो पैदा करता है, क्या पैदा करता है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब मुआशी, कॉमा फिज़िकल मतलब होता है तबई, एंड और सोशल, सोशल मतलब होता है समाजी, ट्रबल परेशानियाँ या मुसीबतें। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो पॉल्यूशन के बारे में बताया कि माहौल वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जानवर रहते हैं, वो माहौल जिसमें एक जानवर रहता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना होता है, माहौल में हवा भी है, पानी भी है, ज़मीन भी है, ये चीज़ें ख़ास एक प्रोपोर्शन में पाई जाती हैं ताकि वो माहौल में एक बैलेंस कायम कर सकें जिसमें जानदार रह सकें, और इनके तनासुब में, इनके प्रोपोर्शन में जो भी तब्दीली होती है उनको आलूदगी कहा जाता है। और ये मसला आलूदगी का दिन हर साल बढ़ता जा रहा है, एक ऐसा मामला है जो इंसान को बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट करता है, उसकी मुआशी, तबई, समाजी हर तरह की परेशानी क्रिएट करता है। बात समझ में आ गई? तो ये इसको क्या करना होता है कि ये हमारे पास कंप्लीट एक सेंटेंस है इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करना होता है। अभी आपकी टेंसेस की जो नॉलेज है उसके लिहाज से आप उसको करना पड़ेगा कि आपको वर्ड्स कितने आते हैं। तो ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, बस ये कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेंसेस की, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है, ठीक है। अच्छा सेक्शन सी में ये न्यू क्वेश्चन आपका आया है 10 मार्क्स का, बहुत आसान आया है कि ये पैसेज को पढ़ना है और ये ब्लैंक्स इसमें जो है ना वो लिखने हैं, उसके 5 नंबर का ये हमारे पास जो है वो है, ठीक है, 5 मार्क्स का। तो ये वो सेफ्टी मेजर्स वाइल ड्राइविंग वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेलमेट डैश आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेव द लाइव्स, तो हेलमेट लॉज बिल्कुल सही, तो सेव द लाइव्स ऑफ मोटर बाइक राइडर, दोज हु डैश बाय द लॉज, अबाइड बाय का मतलब होता है स्ट्रिक हो जाना, अबाइड बाय द लॉज एंड नॉट ओनली सेव देयर ओन डैश own lives but also protect their family from unnecessary harm and suffering। समझ गया? तो ये इसका 5 नंबर, ये आसान सवाल, ये तो ऐसे खुद से भी कर लोगे आप, क्लियर है। तो ये मतलब बस ये ब्लैंक्स है ना, उसको ब्लैंक्स पढ़ना है, उसको देखते हुए तो ये चैप्टर से लिया जाएगा, कोई ना कोई लाइन है, ये सेफ्टी मेजर्स वाला चैप्टर है, उससे लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, ये पैसेज है, जो पैसेज है पैसेज पढ़ लेते हैं। 9 का पैसेज मुश्किल था, इसका आसान पैसेज लग रहा है मुझे, 15 मार्क्स के 15 नंबर का ये है। पढ़ते पहले पैसेज को। एजुकेटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेसफुल इशू। को एजुकेशन पर एक आया हुआ है ना कि लड़कों और लड़कियों को एक साथ तालीम देना वो हमेशा से एक अहम और एक स्ट्रेसफुल और एक परेशान कुन मामला रहा है। मतलब को एजुकेशन जो अभी यहाँ पर है, तो मैनी parents believe that the educational process can be more effective if the classes are divided according to the gender of the students। बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि तालीम ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी अगर गर्ल्स बॉयज़ को सेपरेट कर दिया जाए, मतलब को एजुकेशन ना हो तो अच्छी तालीम होगी, ज़्यादातर पेरेंट्स भी समझते हैं। ऑल्दो सेम जेंडर स्कूल्स आर कंसिडर्ड टू कंजर्वेटिव एंड स्ट्रिक्ट इन टूडेज टाइम। अगरचे एक ही सेम जेंडर स्कूल से मुराद गर्ल्स स्कूल या बॉयज़ स्कूल जो अलग अलग होते हैं उसको समझा जाता है टू कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब पुराने ख्यालात वाला, बहुत पुराने ख्यालात के उसको समझा जाता है, एंड टू स्ट्रिक्ट इन टूडेज टाइम, और आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सख्त समझा जाता है कि ऐसे स्कूल कहाँ आज के दौर में होते हैं। नेवरदलेस देयर आर स्टिल सपोर्टर्स ऑफ दिस मैनर ऑफ एजुकेशन। फिर भी आज भी इस तरह से तालीम जो है ना, मतलब गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट होना चाहिए, आज भी इसके सपोर्टर है इस तरह की तालीम के कि भाई सेपरेट होना चाहिए, गर्ल्स बॉयज़ एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए। सम पेरेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ अ को एजुकेशनल सिस्टम। कुछ पेरेंट्स को पसंद नहीं आता को एजुकेशन, एज दे फील दैट द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिट जेंडर डिस्ट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडीज़। चूँकि पेरेंट्स को ऐसा फील होता है
कि अपोजिट जेंडर की होने की वजह से एक ही क्लासरूम के अंदर 2 डिफरेंट जेंडर बैठे होंगे तो डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन, इससे अटेंशन ख़राब होगी तालिब इल्मों की और उससे वो तालीम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा होने से ये हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में, सपोर्टर्स ऑफ को एजुकेशन फील दैट एज बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, इट इज़ अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर बोथ जेंडर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो को एजुकेशन के जो सपोर्टर्स होते हैं उनको ऐसा महसूस होता है क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ डिफरेंट होते हैं, तो ये एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा होगा दोनों जेंडर्स के लिए कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, राब्ता कर सकें या बातचीत कर सकें। मोर ओवर द अर्लियर बॉयज़ एंड गर्ल्स बिगेन टू कम्युनिकेट द सूनर दे एक्वायर सोशल स्किल्स विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेटिंग इन द वर्ल्ड। मतलब मज़ीद ये जितना जल्दी लड़के और लड़की बिगेन टू कम्युनिकेट, उनको बात करना आ जाएगा, उतना जल्दी उनको सोशल स्किल, समाजी हुनर उनके अंदर आ जाएगा। और जो बहुत अहम है इस दुनिया में, फ्रीली कम्युनिकेट करने, यूनिवर्सिटी वगैरह में जाकर मतलब आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। जॉब में जब आप जाएंगे तो वहाँ तो मेल फीमेल कोऑर्डिनेशन होता ही है, वहाँ तो आप नहीं बच पाएंगे। तो ये है कि इससे एक बेनिफिट होता है, कॉन्फिडेंस से कहा जाता है कि यार आप गर्ल्स फिर परेशान नहीं होती या बॉयज़ फिर परेशान नहीं होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता है, वरना कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है अक्सर। अगर कोई एजुकेशन ना हो तो वो अपने लिहाज से एक सोच होती है डेवलप। आसान मतलब बड़ा पैसेज है, कहने का मकसद ये। फर्दर इफ़ देयर आर गर्ल्स इन द क्लास, बॉयज़ मे वेल पॉसिबली ट्राई टू बिहेव बेटर इन ऑर्डर टू नॉट टू लूज फेस इन फ्रंट ऑफ द गर्ल्स। ये भी एक बात कह रहे हैं कि मज़ीद ये कि जब लड़कियाँ क्लास में होती हैं तो लड़के ज़्यादा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसे नहीं कि बेइज्जती हो जाए उनकी, मतलब क्लासरूम के अंदर। मतलब ये एक फ़ायदा होता है कि क्लास में, वरना सिर्फ बॉयज़ होते हैं सिर्फ क्लास के अंदर तो थोड़ा ज़्यादा मस्तियाँ चलती हैं कि बेइज्जती का डर नहीं होता, बोलते अपने ही लोग हैं सारे, क्या टेंशन है। लेकिन जब कंबाइंड होता है तो थोड़ा ज़्यादा बेइज्जती का डर होता है, ऐसा होता होगा अक्सर, ठीक है। तो ये उन्होंने को एजुकेशन के ऊपर एक पैसेज डाला है, आसान पैसेज है, ठीक। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द राइटर, वाई आर सम पेरेंट्स नॉट इन फेवर ऑफ को एजुकेशन सिस्टम। तो पेरेंट्स के मुताबिक को क्यों नहीं है मतलब फेवर में, तो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, देयर आर स्टिल सपोर्टर्स, यस, सम ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ को एजुकेशन सिस्टम एज दे फील दैट द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिट जेंडर डिस्ट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये पूरा, ये फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ईजी है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, वाई आर सोशलाइजिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्यों सोशलाइजिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेटिंग फ्रीली। ओके, मोर ओवर से शुरू कर देंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज दैट मीन्स। अब ये वर्ड्स है ना, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन 4 बता देता हूँ आपको। राइट द समरी ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज की समरी लिखनी है। समरी क्या होता है बेटा, 1/3, 1/3 आपको लिखना है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन्स है ना, तो आपको 3 to 4 लाइन्स आपको इसमें लिखनी है। अब आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस जो आपको है ना ले लेने हैं यहाँ से, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जितने भी यहाँ पर लिखे हुए ना, इनमें से 3 से 4 सेंटेंस आपको जो लगते हैं कि यार इंपॉर्टेंट है, वो सेंटेंस मिलाकर लिख देना है। कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, इसका हर बच्चा अलग अलग ले सकता है, बट कोशिश करो ऐसे 3-4 सेंटेंस आप इसमें से उठा लो जिससे मीनिंग कंप्लीट बन रही हो, जिससे इसका मकसद क्लियर हो रहा हो। को एजुकेशन वाला कर सकते हो ये काम आप खुद, मैं नहीं कर रहा, टाइम नहीं है अभी, ठीक है। समरी का मतलब ये होता है कि 1/3, मतलब इसका हाफ नहीं, हाफ से भी थोड़ा कम आपको लिखना है। जैसे 10 लाइन्स है ना, अगर 10-11 लाइन्स है तो 3 to 4 लाइन्स आपको लिखनी है, तो 3-4 सेंटेंस आपको लिख लेना, हो जाएगा काम ये। अब आ जाओ क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज दैट मीन्स। वर्ड निकालना है अबव पैसेज से जिसका मतलब होगा ये, ट्रेडिशनल, पेइंग अटेंशन, वाइटल, अनफेयरनेस। ट्रेडिशनल, रिवायती, तो ट्रेडिशनल का एक और वर्ड निकालो यहाँ से, सिनोनियम, रिवायती, पुराने ज़माने का। बोलो बोलो, कंजर्वेटिव, बिल्कुल सही, कंजर्वेटिव मतलब भी पुराने ख्यालात वाला, बिल्कुल सही। पेइंग अटेंशन, कंसंट्रेट जैसा कोई वर्ड है क्या इसके अंदर, कंसंट्रेटिंग है ना, बिल्कुल सही, कॉन्सेंट्रेटिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या है, वाइटल, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल एक वर्ड लिखा हुआ था यहाँ, तो क्रूशियल मतलब होता है वाइटल या इंपॉर्टेंट। अनफेयरनेस, अनफेयरनेस मतलब क्या होता है, बेईमानी, इनजस्टिस, क्या होगा इसका, हाँ बताएं। अनफेयरनेस, अनफेयरनेस के क्या मतलब होते हैं, फेयरनेस मतलब तो इंसाफ होता है, अनफेयरनेस ना इंसाफ़ी, इनजस्टिस। यस, फेयरनेस होना चाहिए ना यहाँ पर, ये गलत स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, अनफेयरनेस होना चाहिए।
बेखौफी, अब बताओ, निडर, डर ख़त्म होना, यहाँ कहीं होगा? निडर बेखौफी का यस बोले, फेस होना चाहिए, टू लॉस फेस, जैसे होना चाहिए टू लॉस फेस। अनफेयरनेस का मतलब खौफ वगैरह, ठीक है, उसको इस मायने में लेते हैं। अनफेयरनेस मतलब बेखौफी, टू लूज फेस इन फ्रंट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, मतलब ये हमारे पास 15 मार्क्स के 15 नंबर आपको इसके मिलते हैं इस पूरे काम के, ठीक है, हो जाएगा काम, दैट्स इट, ठीक है।